Hello everyone, welcome to AG Chemistry. This video is on assignment 4 on the chapter atomic structure. तो जैसा कि पहले 3 असाइनमेंट के साथ किया है, इस असाइनमेंट के भी जो असाइनमेंट का जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस असाइनमेंट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑन एनर्जीज इन ऑर्बिट्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। उन एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसमें। और जब हम इन टर्म्स और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, सेपरेशन एनर्जी जैसे टर्म्स रिलेटेड, तो आखिरी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एनर्जीज को कैसे फोटॉन्स की वेवलेंथ से हम रिलेट करते हैं उस पर है। इसका यूज हम अगले असाइनमेंट में स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी करेंगे। तो असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए लिंक से नीचे। इसके वीडियो सॉल्यूशंस तो इस वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे। इन वीडियो सॉल्यूशंस का जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस का पीडीएफ है वो भी आपको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, For which atom or ion the energy level of the second excited state is minus 13.6। अब यहाँ पे एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। तो बच्चों एनर्जी लेवल जो होता है, जैसे एक्साइटेड स्टेट अगर फर्स्ट है तो इसका मतलब होगा एनर्जी लेवल सेकंड। तो n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल टू 3 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जो भी आपकी एक्साइटेड स्टेट है उससे एक नंबर बढ़ा के आपका एनर्जी लेवल मिल जाता है। तो हमको बोला हुआ गिवन एक्साइटेड स्टेट इज सेकंड, तो n की वैल्यू जो है वो हम रख देंगे 3, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो उस, और हमको क्या बोला हुआ है, एनर्जी जो है इस स्टेट की -13.6 है। तो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। z की वैल्यू हमको पता करनी है कि z की वैल्यू कितनी है, ये हमको नहीं पता है। अच्छा, हमको एक और फॉर्मूला पता होता है कि भाई हमने जब पढ़ा होता है बोर्स मॉडल, तो हमने पढ़ा होता है कि एनर्जी ऑफ एनी लेवल इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज गिवन बाय -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको एनर्जी दे देगा। तो एनर्जी की वैल्यू उठा के इसमें यहाँ रख देते हैं, ये दे रखी है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है, ये रख देते हैं, एक ही अननोन बचेगा z, जिसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो 13.6 -13.6 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और एन की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये -13.6 से -13.6 कट जाएगा, आपको मिलेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, यानी जेड इज इक्वल्स टू 3, जेड इज इक्वल्स टू 3 यानी लिथियम हो गया। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो जो आयन बनेगा वो होगा लिथियम 2 प्लस आयन। तो अपना जो आंसर है जो हम इसमें मार्क करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और जगह अप्लाई करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर इससे इसी फॉर्मूले से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी वाली चीजों पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो आपको यहाँ 2 स्पीशीज दे दी हैं, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखोगे तो हीलियम प्लस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले रखी है, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट दे रखा है, तो इनके z और n की वैल्यू रख देते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, याद रखना अभी मैंने बताया था शेल नंबर जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट से एक बड़ा आता है। ऐसे ही ग्राउंड स्टेट जो है दैट इज n इक्वल टू 1। z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 होती है, हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। एटॉमिक नंबर्स इनके फॉर्मूला हीलियम के लिए 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर में z2 रख देंगे, n2 रख देंगे। हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो z1 रख देंगे, n1 रख देंगे। तो दोनों की वैल्यूज अपन लोग निकाल लेते हैं एनर्जीज की। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, n भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ एनर्जी -13.6 तो 13.6 ही रह जाएगी। तो वही वैल्यूज अपन लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, -13.6 और -13.6। ये वैल्यू हीलियम की मैंने ऊपर रख दी और हाइड्रोजन की नीचे रख दी, दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको अपन कैंसिल कर देते हैं और आपको रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि आपसे रेशियो पूछा हुआ था इसलिए मैंने रेशियो कैलकुलेट किया है ना, रेशियो ऑफ एनर्जीज पूछा था तो यू हैव कैलकुलेटेड रेशियो, तो रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1। ठीक है, तो एनर्जी फॉर्मूले की इस तरीके से एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हम वेरिएबल लेके करते हैं, भाई एनर्जीज का ही क्वेश्चन है बट वेरिएबल के साथ है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन वुड बी। तो अपने को एक एटम या एक आयन की आयनाइजेशन एनर्जी दे दी और दूसरे आयन की आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ली है।
तो आयनाइजेशन एनर्जी में ग्राउंड स्टेट से आप इन्फिनिटी तक जब इलेक्ट्रॉन ले जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब इसमें आपको दो एटम आयन के बारे में बात की, हीलियम प्लस की वैल्यू को x बोल रखा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की जो है उसमें हीलियम का z रख देते हैं, z आएगा हीलियम का 2, तो इस फॉर्मूले में 2 रख दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 4 विच विल बी 54.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू आपको बोली हुई है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो एक काम करते हैं अपन सिर्फ वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, यूनिट हटा देते हैं। x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 54.4 के इक्वल है, यूनिट अपने दोनों साइड से हटा दी अभी, तो इसी को इक्वेशन 1 मार्क कर दिया अपन ने। फिर क्या बोला है, दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन शुड बी, तो ऑप्शन अपने को x के टर्म्स में ही दे रखे हैं, तो इस इक्वेशन का यूज करके अपने को वैल्यू को हटाना रहेगा। तो बेरिलियम 3 प्लस के लिए z की वैल्यू 4 हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो यहाँ z की वैल्यू की जगह मैं 4 रख देता हूँ, तो हो गया 4 का स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करके 13.6 इंटू 4 इंटू 4 कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा कि 13.6 इंटू 4 मैंने यहाँ निकाला था 54.4 आया था, तो 13.6 इंटू 4 को मैं 54.4 रख देता हूँ, यहाँ दूसरी तरफ 4 रह जाएगा। 54.4 जो है उसको मैं x सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 से, तो यहाँ से मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो x सब्सटीट्यूट करने पे मिल जाएगी। जब मैं 15.4 को x रख दूंगा यहाँ पे तो 4 इंटू एक्स हो जाएगी, तो यू विल गेट आयनाइजेशन एनर्जी इज 4x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्योंकि x के टर्म्स में बताना था तो मैं ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं पूछी थी, आपको ये बोल दिया था कि अगर ये एक आयन की वैल्यू एनर्जी को x कहते हैं तो दूसरा आयन की एनर्जी x के टर्म्स में क्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं। ये एक्साइटेशन एनर्जी से, तो पिछला वाला आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड था, ये एक्साइटेशन एनर्जी से है। आगे चल के एक दो क्वेश्चंस अपने सेपरेशन एनर्जी से भी रिलेटेड होंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन विद प्लस जेड न्यूक्लियर चार्जेस 47.2। तो जब बच्चों लैंग्वेज काफी लंबी हो क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को आपको अपने 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 हिसाब से जो जो बातें बता रहा है लिख लेना चाहिए। तो पहले तो ये कि एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो एक्साइटेशन एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब कहाँ से कहाँ गया है वो n1 और n2 है। अब क्या बोल रहा है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, यानी n1 की वैल्यू में रख देता हूँ 2, सेकंड ऑर्बिट से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट, यानी n2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 3। तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है, 2 से 3 ले गए। फिर क्या कह रहा है, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी जेड की वैल्यू क्लियर नहीं है, अभी जेड पता करना होगा, विद प्लस जेड चार्जेस 47.2, यानी ई एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन 47.2। अब अपन फॉर्मूले में जब वैल्यू रखते हैं तो 47.2 इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर, n1 इज 2 का स्क्वायर विच इज 4 और n2 इज 3 का स्क्वायर विच इज 9। 9 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 36 आ जाएगा भाई। तो एलसीएम 36 आया तो 4 के ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो 9 आ जाएगा और 9 के न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 47.2 तो इधर है, 13.6 को मैं इस तरफ नीचे ले जाता हूँ, इनफैक्ट पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 5/36, तो 36 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 13.6 नीचे आएगा, अपने को इक्वेशन मिल जाएगी 47.2 अपॉन 13.6 इंटू 36/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 से 47.2 जो है वो 3.5 टाइम्स चला जाएगा, दिस विल डिवाइड बाय 3.5 टाइम्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.5 इंटू 36 विल बिकम 126, ये 5 डिनोमिनेटर में 5 रह जाएगा, तो 126/5। अब ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, ये आएगी 25.2 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो रूट जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन मुझे एक चीज और पता होती है कि एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स कह सकते हैं। तो अगर z की वैल्यू इंटीजर आनी है तो इसका जो रूट का क्लोजेस्ट इंटीजर आएगा वो आ जाएगा 5, तो एटॉमिक नंबर 5 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, और इसीलिए मैं मार्क कर दूंगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्योंकि एनर्जीज डेसिमल्स में होती हैं, कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कभी कभी आपके एन की वैल्यूज, सॉरी जेड की वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर के आसपास आ सकती है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि भाई जेड एटॉमिक नंबर ये इंटीजर ही हो सकता है, तो इसको अपने को इंटीजर ही मार्क करना है। अगले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, अपन एंगुलर मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करते हैं भाई। तो
क्या कह रहा है अगला सवाल कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज h/π। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम यानी कि n की वैल्यू 1 नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट होती तो n की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये क्लियर है। कुछ तो स्टेट है, अपने को नहीं पता क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये बताना है। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वो 2 इंटू टोटल एनर्जी होती है। तो फॉर्मूला अपन एक ही याद रखेंगे टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी ई जो है दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपने को याद होना चाहिए, और एक ये रिलेशन याद होनी चाहिए। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू 13.6 जो है हो जाएगा -27.2, सॉरी 27, हाँ -27.2 आ जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता करनी है और एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। अच्छा हाइड्रोजन एटम है तो जेड पता है, अल्टीमेटली इसमें बस एन की वैल्यू और पता चल जाए तो काम हो जाएगा। एन की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, एंगुलर मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम अपन ने पढ़ा था कि भाई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, इसकी वैल्यू h/π दे रखी है। तो एन एच बाई टू पाई को एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई एंड दिस इज गिवन इक्वल टू कितना, h/π है ना। दिस इज गिवन इक्वल टू h/π, ये देखो ये बोला हुआ है दिस इज h/π, तो मैं इसकी इक्वल टू h/π रख देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, h और पाई कैंसिल हो जाएंगे, मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। आई गेट n इज इक्वल टू 2। z मुझे ऑलरेडी पता था तो इस फॉर्मूले में n को मैं 2 रख देता हूँ। z मेरे पास हाइड्रोजन एटम था तो 1 आ जाएगा, तो इसको वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले में -27.2, z इज 1 का स्क्वायर, n इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो -27.6 बाय 4 डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर, और अपना ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम से एन की वैल्यू निकाली और फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रख दिया। जेड हमको एटम बता रखा था इसलिए ऑलरेडी पता था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, अब इस बार आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह दूसरी यूनिट्स जूल्स में एक सवाल दिया हुआ है। क्या कह रहा है सवाल कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 into 10 to the power 6 joules per mole. The energy required to excite the electron and atom from n equal to 1 to n equal to 2 is। अब यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी आपको जूल पर मोल में दे दी है और आपको एक्साइटेशन एनर्जी पूछ ली n1 से n2 के लिए, और सब ऑप्शंस जो हैं वो जूल पर मोल में ही हैं। अभी आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्यों दी है बच्चों कि एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद था, यहाँ पे 13.6 था, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर था। अब क्या हुआ कि आपको ये पता था जब यूनिट थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपको एक्साइटेशन एनर्जी का जूल पर मोल में चाहिए और उसको कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए आपको ये वैल्यू दे दी है कि भाई ये जो वैल्यू है जूल पर मोल में दी हुई है, आप इसकी मदद से डायरेक्टली एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे, अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी है ये कांस्टेंट की वैल्यू हमको दे देगा जेड स्क्वायर के साथ, तो इससे अपन एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 1.312 into 10 to the power 6 1 by n1 square minus 1 by n2 square जूल पर मोल। तो एक कन्वर्जन फैक्टर या कांस्टेंट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी से आ जाती है। कैसे, देखो जब आयनाइजेशन एनर्जी थी 13.6 into जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो एक्साइटेशन एनर्जी में भी आ रहा था 13.6 into जेड स्क्वायर इंटू 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इन 1.312 इंटू 10 to the power 6 इंटू जेड स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी यही टर्म आ जाएगा। जेड की वैल्यू 1 है इसलिए उसको यहाँ पे रखा हुआ हमने नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। दिस इज फॉर किसके लिए है ये, दिस इज फॉर जेड इज इक्वल्स टू 1, दैट इज हाइड्रोजन एटम, इसके लिए। ठीक है, अब यहां पर बस कुछ नहीं करना, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 बस ये रखनी है। बाकी तो काम बस इतना ही समझना था कि आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, इसको सब्सटीट्यूट कर देते तो n1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 1 बाय 4 विल बिकम 3 बाय 4। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9.84 into 10 to the power 5। तो यू विल मार्क योर ऑप्शन डी। ठीक है,
तो ये कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या होगा कि यूनिट कन्वर्जन आपको खुद ना करना पड़े, तो वो डेटा दे देंगे, उस डेटा से आप उस यूनिट में जो भी कांस्टेंट की वैल्यू वो निकाल सकते हो। वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से होगा, उसके लिए आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर आ गया। आंसर इज ऑप्शन डी। चलो जल्दी से एक और 4 क्वेश्चंस और बचे हैं अपने, वो कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपको कुछ रिलेशंस अंडरस्टैंड करके उनके इफेक्ट्स बताने कि भाई क्या होगा अगर मैं z को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन z इज डबल्ड इन एन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से अगर z को डबल करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, एनर्जी इज डबल्ड, रेडियस इज डबल्ड, वेलोसिटी इज डबल्ड, एनर्जी इज हाफ्ड। तो बेसिकली एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, तीन की रिलेशन चाहिए। हमको क्या पता होता है कि E इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो E अगर n सेम रखते हैं तो E प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ z पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं। ऐसे ही R इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो R जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जेड आ जाएगा भाई, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 बाय जेड। इसके बाद V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन होता है, इसमें V का प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा Z से। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन ने अगर हमको ये बोल दिया कि z को डबल कर रहे हैं, z को डबल करोगे e की प्रोपोर्शनलिटी z स्क्वायर से, तो e जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस 1 बाय z टाइम्स है तो ये 1 बाय 2 टाइम्स हो जाएगा, और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स या डबल हो जाएगी बेसिकली वेलोसिटी। तो एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, रेडियस हाफ टाइम्स हो रहा है, आधा हो रहा है, और वेलोसिटी 2 टाइम्स हो रही है। अब इससे अगर ऑप्शंस मैच करोगे तो आपका ऑप्शन सी जो है सिर्फ वो मैच होता है कि वेलोसिटी डबल है, एनर्जी डबल नहीं हो रही है, एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, रेडियस डबल नहीं हो रही, रेडियस हाफ हो रहा है। तो ओनली ऑप्शन सी इज मैचिंग। ऑलराइट, तो सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो उससे डिपेंडेंसी देख के आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेपरेशन एनर्जी पे एक सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर बेरिलियम 3+ इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वापस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 है। अच्छा, सेपरेशन एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस में पढ़ा था, इसका मॉड लेना है। मॉड लोगे मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, नहीं पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू में ये फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, है ना। कहाँ से ले जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू रख देते हैं 2, बेरिलियम है तो z की वैल्यू 4, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। बस अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 13.6, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, बचेगा 4, ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज योर आंसर, और अपन मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो बोर के मॉडल में काफी सारे रिलेशन है, लेकिन बहुत सिमिलर से रिलेशन है, अगर इनको आप अच्छे से याद रखते हो, समझ के करते हो, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगले दो क्वेश्चंस वेवलेंथ से रिलेटेड है, फोटोन से रिलेटेड है, और एनर्जी से रिलेटेड है। तो अपन देखते हैं भाई आगे जाके अगले असाइनमेंट में अपन इनको यूज करेंगे स्पेक्ट्रम में कैसे होगा, है ना। वापस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। Wavelength of radiation emitted when an electron jumps from A to C is 3000 angstrom, and it is 6000 angstrom when electron jumps from B to C. The wavelength of radiation emitted when an electron jumps from A to B will be। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं क्वेश्चन को। कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, ए बी सी। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ए से सी का गैप बड़ा है और बी से सी का गैप छोटा है। ऐसे पता चलेगा कि हमको दो वेवलेंथ दी हुई है, क्या कि ए से सी जाते वक्त वेवलेंथ जो इमिट होती है वो 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, और बी से सी जाते वक्त 6000 एंगस्ट्रॉम। और हमको ये पता होता है कि सिंस energy of photon is equals to hc by lambda, therefore energy is inversely proportional to wavelength, यानी कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी। तो ये वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस कम है, ये वेवलेंथ कम है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ए और सी का गैप बड़ा और बी और सी का गैप छोटा बनाया हमने डायग्राम में। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ए से सी जाने में 3000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ निकलता है और बी से सी जाने में 6000 का निकलता है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए से बी जाने में जो वेवलेंथ एमिट होगी वो वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम लिख देते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम ही मान लेते हैं। तो ए से सी की जो एनर्जी है, ए से सी की जो एनर्जी है डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम का एनर्जी,
तो वो जाएगा 12,400 अपॉन 3,000 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पहले भाई, पिछले असाइनमेंट में यूज किया था। तो ये आ जाएगा 12.4/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए से सी। इसी तरीके बी से सी के लिए 12,400/6000, तो 12.4/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ए से सी की एनर्जी पता है, बी से सी की पता है, अगर तो अपन क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ए बी है ना, एनर्जी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ए सी माइनस एनर्जी ऑफ बी सी। तो इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ए सी माइनस एनर्जी ऑफ बी सी। एनर्जी ऑफ ए सी यहाँ से रख देते हैं, एनर्जी ऑफ बी सी यहाँ से रख देते हैं, ए बी की एनर्जी लैम्डा के टर्म्स में इस तरीके से लिख देते हैं। तो 12,400 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.4/3 माइनस 12.4/6। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए सी रख दी, एनर्जी ऑफ बी सी सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, है ना। और न्यूमरेटर में जो है वो आपके पास वैल्यू बच जाएगी कितनी, 12.4। ठीक है, ये एलसीएम में जगह कम है तो मैं ऐसे बता देता हूँ बच्चों। यहाँ क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे 6, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ। दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं 6, ऊपर बचेगी 2 इंटू 12.4, 2 इंटू 12.4 माइनस 12.4, तो ये वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 12.4/6। इसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्ट करके आपको बचेगा 12,400 इंटू 6 और डिवाइड बाय 12.4, तो ये लैम्डा आपके पास आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आज 6,000 एंगस्ट्रॉम। तो सिर्फ कैलकुलेशन जो है पार्ट, वो मैंने ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो अल्टीमेटली विल गेट टू दिस विच विल बी 6,000 एंगस्ट्रॉम। और अपना आंसर मार्क कर देते हैं इसी के साथ अपन, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन अगेन, ये जो क्वेश्चन है ये भी भाई आपका वेवलेंथ से थोड़ा सा या एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है उसका यूज करेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं भाई। सपोज अ हाइपोथेटिकल एटम गिव्स रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कोई हाइपोथेटिकल एटम है जो रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ये 4 लाइंस कलर की लाइन अपने को देता है। विच जंप अकॉर्डिंग टू द फिगर वुड गिव ऑफ रेड स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब ये जो 4 वेवलेंथ हैं, इनमें से कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई वायलेट है। ये बस ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वाली जो है वो रेड जंप लाइन दे रही है। अब हमको क्या पता होता है जिससे हम इस बात का जवाब दे सकते हैं। हमको ये पता होता है कि विबग्योर जो होता है, VIBGIYOR में जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, वो क्या होता है कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही होती है इधर से इधर जाते वक्त। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो वेवलेंथ जब बढ़ती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है ना। अभी पिछले सवाल में अपन ने रिलेशन लिखा था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब वायलेट की वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है और एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है ना। वेवलेंथ और एनर्जी उल्टा चलेंगे। तो इस तरीके से रेड की जो है वेवलेंथ मैक्सिमम है और एनर्जी मिनिमम है। तो अपने पास 4 कलर है भाई, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। वायलेट हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा और रेड लोएस्ट एनर्जी हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट एनर्जी चेंज जो है वो 4 से 1 है। तो यहां मैं वायलेट के नीचे लिख दूंगा जंप 4 से 1, और लोएस्ट एनर्जी जंप जो है वो हो जाएगा 3 से 2। तो रेड के लिए लिख दूंगा 3 से 2। आंसर तो मेरा यही आ गया, लेकिन बाकी दो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वायलेट के बाद सेकंड हाईएस्ट एनर्जी जो है वो ब्लू की होगी। तो सेकंड हाईएस्ट एनर्जी जो है वो 3 से 1 है। 4 से 1 हाईएस्ट, 3 से 1 सेकंड हाईएस्ट, 2 से 1 थर्ड हाईएस्ट जो ग्रीन की हो जाएगी, और स्मॉलेस्ट जो है 3 से 2 विल बी ऑफ रेड। तो अपना आंसर 3 से 2 ऑलरेडी आ गया था, अपन मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे 10 क्वेश्चन इस असाइनमेंट के। आई एम होपिंग कि भाई ये चीजें आपको हेल्प कर रही हैं। किस तरीके से हेल्प कर रही हैं इसका कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहो तो मुझे ज़रूर दो। और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, या क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, या असाइनमेंट्स कितना हेल्प करते हैं, या असाइनमेंट्स में किस टाइप की चेंजेस और कर सकते हैं। अगर कुछ सजेशंस हैं तो डू टेल मी, गिव मी द फीडबैक। ये फीडबैक काफ़ी काम आएगा। तो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ होपिंग कि भाई ये वीडियोज़ बच्चों को काफ़ी
हेल्प करेंगे इन इम्प्रूविंग देयर कॉन्सेप्ट्स, इन इम्प्रूविंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और एक कंपाइलेशन भी हो जाएगा अलग अलग क्वेश्चंस का उनके पास, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो ठीक है भाई, इसी के साथ ये वीडियो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर वेल, टेक केयर, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मुझे भी बताते रहो भाई कि क्या और कर सकते हैं अपन, चीज़ें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले असाइनमेंट में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5th असाइनमेंट लेके आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये टाइप के नाम है जो आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी पढ़ोगे। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले असाइनमेंट में मिलते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।